नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। और इस वक्त सबसे बड़ी सियासी हलचल केरल में, जहां वायनाड लोकसभा सीट है और वहां से राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस वक्त राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में रोड शो कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं राहुल गांधी के रोड शो की। राहुल गांधी के इस रोड शो में उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। 2019 में पहली बार चुनावी रिश्ता राहुल गांधी का केरल के वायनाड से जुड़ा, जब राहुल गांधी 2019 में वायनाड लोकसभा सीट से सांसद बने, लोकसभा पहुंचे। और अब 2024 में एक बार फिर वायनाड से ही चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आज निकले हैं। रोड शो इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, जश्न का सा माहौल है। तिरंगे के रंग के गुब्बारे वहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो गाड़ी जिस पर सवार राहुल गांधी, साथ में बहन प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं। और केरल कांग्रेस के जो अन्य दिग्गज नेता हैं वो इस समय साथ में राहुल गांधी के नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही देर में राहुल नामांकन दाखिल करेंगे। रोड शो करते हुए राहुल गांधी नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट, जहां पर राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं वायनाड से ही। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, कहां तक पहुंचा है रोड शो। जैनेंद्र, कितना वक्त और लगेगा अभी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने में राहुल गांधी को, या पहुंच गए? बिल्कुल नहीं रोमाना, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का वक्त और लगेगा। हालांकि ज्यादा दूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, जहां पर कि नामांकन दाखिल करना है राहुल गांधी को, और जहां से उनका रोड शो शुरू हुआ है। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है। राहुल गांधी का रोड शो जो है वो कुछ वक्त पहले शुरू हुआ है और अभी 10 से 15 मिनट तकरीबन और लगेगा उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचने में। और इसके बाद वो उनको एक भाषण भी देना है, उनको एड्रेस करना है। जो लोग उनके नॉमिनेशन के लिए जो रोड शो है उसमें शामिल हो रहे हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे। तो तकरीबन आधा घंटा अभी लगेगा राहुल गांधी को नामांकन दाखिल करने के लिए। और इस बीच एनी राजा, जो सीपीआई की उम्मीदवार है वायनाड से, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और उनसे मैंने पूछा कि आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि राहुल गांधी ने वायनाड के मुद्दों को पार्लियामेंट में नहीं उठाया और एक तरीके से वायनाड पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आप जो यानी राजा के बारे में बता रहे हैं जैनेंद्र, जो आपने बातचीत की यानी राजा से, जरा वही दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुद्दा है और देश का ओवरऑल देश का हालात भी है, उसका मुद्दा भी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रॉब्लम यदि मैं बताएगा तो अभी जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा मुद्दा है अभी फिलहाल वायनाड के अंदर। और इधर मुद्दा है जो नाइट ट्रैवल कर्फ्यू है और जो रेलवे का मुद्दा है। ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। वो तमाम मुद्दा ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत क्रूशियल है। तो addressing those issues and solving those problems is so important. And particularly जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये अभी हाल ही में एक ये कानून है, वो 72 वाला कानून है, 1972 में। आज है 2024 है और जो क्लाइमेट चेंज बहुत सारे चीजें हैं, तो इस वक्त वो कानून फिट नहीं है। तो इसलिए जो जंगली जानवर आती है, लोगों का जान लेती है और पूरा खेती बाड़ी खत्म करती है, बहुत बड़ा एक क्राइसिस है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो इसमें से बचने के लिए एक लास्टिंग सोल्यूशन इसका क्या है, उसके लिए जो कानून आज है उसका इसका एक अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है। उस अमेंडमेंट के लिए कोशिश करूंगी, ये प्रॉमिस में लोगों को दे रहे। और दूसरी बात ये भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे कि आप अभी कब आएगा, और पूछ रहे कि होगी हमारे साथ इधर, बहुत गुस्से से पूछ रहे। मैंने पूछा आप क्यों इतना गुस्से से पूछ रहे, तब बोला है कि इतने ज्यादा जो मेजोरिटी से हमने जिताया देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए, देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बना है, वो अलग बात है, कोई बात।
तो वायनाड से ये लेफ्ट की उम्मीदवार रानी राजा को आप सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से। यहां पर केरला में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं के सुरेंद्रन, उनको वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच जल्दी से आपको एक बार फिर से जैनेंद्र के पास लेकर चलते हैं और यही वायनाड से एक बार फिर सिटिंग एमपी फिलहाल वायनाड के राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकल चुके हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये सियासी चक्रव्यूह अगर देखा जाए राहुल गांधी के इर्द गिर्द, कितना मजबूत या कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त नजर आ रही है? अगर हम जानकारों के हवाले से आपको बताएं तो जानकारी बताते हैं कि राहुल गांधी के सामने वायनाड में कोई खास चुनौती नहीं है। पिछली बार उनकी जीत का अंतर जो था वो 4,30,000 से ज्यादा था। हालांकि वो जीत फीकी हो गई थी क्योंकि अमेठी जो राहुल गांधी का गढ़ रहा है, उसमें वहां पर वो हार गए तकरीबन 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी से। तो वायनाड की जीत फीकी हो गई। लेकिन इस बार अगर बात करें तो लोग मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी का प्रदर्शन पिछली बार जैसा ही रहेगा। हालांकि इस बार सीपीआई की जो उम्मीदवार है एनी राजा, वो एक बड़ा नाम है राष्ट्रीय राजनीति में। हालांकि वो पहला चुनाव लड़ रही हैं, तो वो राहुल गांधी की जीत का अंतर कितना कम कर पाती हैं, लोगों की दिलचस्पी इसी बात को लेकर है। और इसमें एक एंगल बीजेपी का भी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाते हैं, इस बात पर नजर है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं भूलना चाहिए कि वायनाड की अगर बात की जाए तो वायनाड कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2019 में तो यहां से राहुल गांधी ही जीते, लेकिन उससे पहले चाहे 2014 हो, 2009 हो, कांग्रेस के ही एमआई शाहनवाज जो इस सीट से जीतते आए हैं और अब आज राहुल गांधी वायनाड से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो राहुल का नामांकन है आज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। आज होने वाली गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ सीटें हैं जिसमें मुंबई की 2 सीटें जहां से शिवसेना की तरफ से महागठबंधन में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है। इसी तरीके से सांगली की सीट है, शिरडी की सीट है। इन्हीं को लेकर महागठबंधन में अभी तक मामला बन नहीं पा रहा सहमति का, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो भी रद्द कर दी गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वैभव से क्या बताया जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रद्द की गई है? कोई नई तारीख भी दी गई है क्या? दोबारा कब की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? वैभव, बिल्कुल, क्योंकि आज के समय पे कांग्रेस पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार की पार्टी है उससे और ठाकरे के पार्टी पर बिल्कुल नाराज नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को विश्वास में ना लेते हुए ठाकरे और पवार अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस को मुंबई की दक्षिण मध्य मुंबई चाहिए, भिवंडी चाहिए और सांगली की, ये 3 सीटों पर लेकर इन तीनों में वाद विवाद चल रहा है। सहमति नहीं हो पा रही है। पवार अड़े हुए हैं भिवंडी की सीट को लेकर और उसके पहले उद्धव ठाकरे ने अपने ऐलान किया है कि दक्षिण मध्य मुंबई की सीट हमारी है और सांगली की सीट भी हमारी है। ऐसे चलते कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी अपने उम्मीदवार हैं वहां पे उतारने के लिए तैयार है। फ्रेंडली मैच होगी, जो जीतेगा वो उसका समर्थन हम पार्टी को दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अभी भी सहमति नहीं हो पा रही कि फ्रेंडली मैच खेलना है या नहीं खेलना है। तो अगर फ्रेंडली मैच होगा तो उससे फायदा या फिर नुकसान महागठबंधन को होगा महाराष्ट्र में, ये भी तो अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी पॉलिटिकल न्यूज, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज जेल से बाहर आएंगे। जमानत कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें भी तय हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह जो फिलहाल अस्पताल में हैं, कुछ ही देर में अस्पताल से डिस्चार्ज करके उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर संजय सिंह तिहाड़ जेल जाएंगे और फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, जहां संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी थी उसकी शर्तें तय होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो संजय सिंह की जमानत पर रिहाई का फरमान जारी होगा वो तिहाड़ पहुंचेगा और उसी फरमान के बाद जिसके लिए शब्दावली परवाना है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो जब तिहाड़ पहुंच जाएगा उसके बाद ही संजय सिंह तिहाड़ पर जमानत पर रिहा किए जाएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली के अस्पताल से अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले अहमद बिलाल का रुख करते हैं और जरा जानते हैं बिलाल से कितना वक्त और अस्पताल से कब तक डिस्चार्ज होंगे और क्या जो पुलिस वैन है उसी में बिठाकर यहां अस्पताल से दोबारा तिहाड़ जेल लेकर जाया जाएगा? बिलाल,
बिल्कुल रुमाना, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये जो कांच की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के प्राइवेट वार्ड में कल सुबह 10 बजे संजय सिंह को भर्ती किया गया था, जिसके बाद अभी से तकरीबन 1 घंटे पहले जो है वो संजय सिंह को व्हील चेयर पर बिठाकर ILBS अस्पताल के इसी आपातकालीन विभाग में जो है वो लेकर के जाया गया है। और जो अस्पताल के सूत्र हमें बता रहे हैं कि संजय सिंह की जो जाँच की जा चुकी है, उनकी रिपोर्ट्स और इसके अलावा जो डिस्चार्ज की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो इस वक्त की जा रही है। इस वक्त संजय सिंह के साथ उनकी बेटी और माँ जो है वो मौजूद हैं, और संजय सिंह की पत्नी जो है वो हाउस एवेन्यू कोर्ट में गई हुई थी, और जहां पर जो है उनकी जमानत प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों पर जो है जो आगे की प्रक्रिया है वो चल रही है। और यहां पर जो तिहाड़ जेल की वैन है वो भी यहां पर लग चुकी है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी जो है वो यहां पर बढ़ा दी गई है। तो कुछ अब से कुछ ही देर का इंतजार जो है वो किया जा रहा है, तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त बताया जा रहा है। जब बिल्कुल, तो अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर ये पुलिस वैन आप देख रहे हैं, इसी में बिठाकर संजय सिंह को अस्पताल से तिहाड़ जेल लेकर जाया जाएगा। जैसे यहां पर हलचल होगी, एक बार फिर से बिलाल का रुख करेंगे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल अब यह कि शर्तों पर मिली जमानत के बाद संजय सिंह की राजनीतिक भूमिका, सियासी भूमिका क्या रहने वाली है? क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन को लीड करते हुए नजर आएंगे? इन तमाम सवालों को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने गोपाल राय से खास बातचीत की है, सुनिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली संयोजक गोपाल राय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। गोपाल जी, संजय सिंह की जो बेल मिला है उसके बाद से अब ये पूछा जा रहा है कि आखिर अब संजय सिंह का रोल कितना बड़ा हो जाएगा पार्टी में, क्योंकि चुनाव का समय है और आप लगातार कह रहे थे कि फर्स्ट लाइन की लीडरशिप जेल में चली गई है, उसमें से एक नेता बाहर आया, उनके रोल पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, रोल उनका पहले भी अपना रोल वो अदा कर रहे थे और आगे भी जो भी पार्टी की ज़रूरतें होंगी उस पर वो काम करेंगे। लेकिन ये जमानत रोल से बड़ा ये है, ये भाजपा के सभी जो साजिशें थी उसको मुंहतोड़ जवाब है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद किए हुए, सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि 31 मार्च की रैली ने भाजपा के ऊपर काफ़ी दबाव बनाया है। देश के लोगों के दिलों में अब इस बात के लिए हर जगह चर्चा है कि मोदी सरकार तानाशाही के सारे अत्याचारों को, सारे जो उसके कदम है उसको पार कर रही है। अब ये गलत हो रहा है और मुझे लगता है कि आज संजय सिंह की जो रिहाई है उस दिशा में एक बड़ी जीत है। 7 मार्च को अपने बड़े उपवास का कार्यक्रम रखा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, जंतर मंतर पे भी लोग जोड़ेंगे आपने कहा है, क्या इंडिया ब्लॉक के लीडर भी उसमें बुलाए जाएंगे? किस तरीके से ये होगा? सुनीता केजरीवाल भी होंगी, क्या रहे? देखिए, 7 अप्रैल से सामूहिक उपवास जो है 7 को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कोई किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, अगर वो ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी ज्यादती है, अगर वो तानाशाही के खिलाफ है, लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहता है, उससे अपील है कि आप अपने गांव में, अपने घर पे, अपने मोहल्ले में, अपने तहसील में, जिले में, प्रदेश मुख्यालय में, कहीं भी आप सामूहिक उपवास करके आप प्रार्थना करें कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले इस लड़ाई को लड़ने का। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, जमानत पर चाहे संजय सिंह की रिहाई हो या फिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सलाखों के पीछे हैं, सभी को लेकर सियासी तौर पर यहां पर जो रणनीति है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बना ली गई है, तस्वीर यही साफ हो रही है दीपक? जी बिल्कुल, अब रणनीति जो भी होगी रोमाना, वो संजय सिंह के इर्द गिर्द ही होगी। वो इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी से 2 तरह से चुनाव में बनाने की कोशिश करेगी। पहली बात तो ये कि संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे, शराब नीति को लेकर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी जब से ये बेल मिली है तब से लगातार ये कह रही है कि शराब नीति जो बनाया गया, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, कुछ था ही नहीं, अगर होता तो बेल नहीं मिलती। तो चुनाव के समय इसको एक बड़े व्यापक तौर पर पार्टी जो है वो प्रचार प्रसार के जरिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो कि प्रचार प्रसार में स्टार कैंपेनर के तौर पर सामने रखा जा सके। आप देखिए, मनीष सिसोदिया नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, संजय सिंह भी अगर जेल में होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। आतिशी सौरभ भारद्वाज जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कैबिनेट भी चलाना है, ऐसे में प्रचार प्रसार देश भर में नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में भी एक बड़ी राहत जो है वो आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त नजर आ रही है। स्टार कैंपेनर के तौर पर संजय सिंह होंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव चलेगा। पार्टी लाइन क्या होगी ये भी तय करने वाला एक नेता बाहर है, क्योंकि उसकी
भी एक बड़ी कमी खल रही थी। और कैंपेन की शुरुआत संजय सिंह से करवाई जानी है, इसकी भी सूचना मिल गई है कि एक बड़ा कैंपेन नया शुरू किया जाएगा जो संजय सिंह करेंगे। 7 तारीख को जिस तरीके से बड़ा उपवास कहा जा रहा है जंतर मंतर पर होगा, उसमें भी संजय सिंह स्टेज पर होंगे, तो वो भी वहां पर से अपनी बात रखेंगे। तो लगातार जो भी चीजें अब होंगी उसमें संजय सिंह की बड़ी भूमिका रहने वाली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय भूमिका में संजय सिंह आम आदमी पार्टी की हर रणनीति में अब नजर आने वाले हैं। और इस बीच बीजेपी हमलावर, बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी, उन्होंने तो बड़ा दावा कर दिया है संजय सिंह के जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो सकती है। यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। शाजिया ने कहा सुनीता केजरीवाल को सुपर सीएम बनाने के प्लान को झटका लगेगा, आम आदमी पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, आपके संस्थापक सदस्यों में से एक रही हैं, लेकिन फिलहाल अब बीजेपी की प्रवक्ता है। शाजिया, संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी और बीजेपी जो केस बना रही थी, फर्जी केस जिसको आम आदमी पार्टी करार दे रही है, उसका खुलासा हो गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कम से कम ये तय हो गया है कि कोर्ट्स ही तय करती हैं बेल या जेल। जो लगातार भाजपा पर, मोदी जी पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो कितने झूठे थे, ये तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका प्रमाण है। दूसरी बात हो रही है मनी ट्रेल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 338 करोड़ की, 338 करोड़ की ऑलरेडी बात की है कि वो मनी ट्रेल, मनीष सिसोदिया के मामले में है। तो अगर आप इसको सिर्फ राहत के तौर पर नहीं, जश्न के तौर पर आप देख रहे हैं, तो आप मैंने कि मान रहे हैं इस बात को कि बाकायदा मनीष सिसोदिया संलिप्त हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ईडी का केस इतना कमजोर था कि जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आपने अब तक रिकवर किया, क्या रिकवरी क्या है, संजय सिंह को क्यों जेल में रखा जाए, उनके पास जवाब नहीं था। तो उसी तर्क से, क्योंकि ईडी का मामला कमजोर था, इस वजह से उनको बेल हुई। यानी कि ईडी का मामला बहुत ही पुख्ता है और सॉलिड है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो आप जानते हैं संजय सिंह तिहाड़ से जमानत पर बाहर आने वाले हैं, और दूसरी बड़ी खबर ये कि दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुनवाई शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त ये बड़ी खबर है, अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। अपनी गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और इसी पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई। गिरफ्तार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को किया गया, उसी पर यह चुनौती जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में दी गई थी याचिका लगाकर, और उस पर अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी के लिहाज से दिन बड़ा है। एक तरफ संजय सिंह जो सलाखों से जमानत पर ही सही लेकिन बाहर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अंकित के पास, जानते हैं अंकित कब तक सुनवाई शुरू हो पाएगी हाईकोर्ट में? जी रोमाना, जैसा कि जो जानकारी मिल रही है आपसे, जो है कुछ मिनटों के अंदर ही ये सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कोशिश की थी कि सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई हो जाए। लेकिन जो ईडी के वकील थे उनका कहना था कि अभी जो है जो उनके वरिष्ठ वकील हैं वो किसी और केस में अभी दलीलें दे रहे हैं दूसरी कोर्ट में, लिहाजा कुछ और वक्त की मांग की थी, जिसके बाद में कोर्ट ने तय किया कि 12:30 बजे सुनवाई करेंगे। और 12:30 बजे का वक्त हो गया, तो उम्मीद की जा रही है अगले कुछ मिनटों में सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो सुबह मुश्किल से जो कुछ मिनटों की सुनवाई हुई थी, उस दौरान ये जरूर कह दिया था कि ये एक लंबी सुनवाई हो सकती है। लिहाजा जो ईडी ये मांग कर रही थी, ईडी के वकील मांग कर रहे थे कि लंच के बाद में सुनवाई शुरू हो, तो हम लंच से पहले सुनवाई करते हैं। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल के वकील भी अपनी लंबी दलीलें पेश करने वाले हैं और ईडी ने जो जवाब दिया है उस पर भी विस्तृत बहस होगी, और इसी वजह से 12:30 बजे का वक्त ये तय किया गया, यानी अगले कुछ मिनटों में शुरू होगी ये सुनवाई। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आई और दावा यह किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि केजरीवाल का वजन जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है तब से लेकर अब तक 4.5 किलो कम हो गया है। उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो 46 पर पहुंच जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं वो, तबीयत उनकी बिगड़ रही है। सुनिए। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है।
जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक से, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से चिंता जताई गई कि साहब जब से वो गिरफ्तार हुए हैं तब से 4.5 किलो वजन घट गया है। ईडी की कस्टडी में 3 बार शुगर लेवल जो है वो 46 तक टच कर गया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम मुद्दे क्या अदालत के सामने वकीलों की तरफ से भी रखे जाएंगे अरविंद केजरीवाल के, या सिर्फ ये सियासी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने के लिए ही मुद्दा है? दीपक। जी रोमाना, बिल्कुल आतिशी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जो अभी आपने सुनाई, उसमें आतिशी से सवाल भी पूछा गया था कि क्या ये तथ्य आप कोर्ट के सामने उनके वकील रखेंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि बिल्कुल ये तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि ईडी की कस्टडी में भी उनकी हालत लगातार बिगड़ती रही, उसको मेंटेन करना पड़ा। अब जब वो जेल में है तो वहाँ पर भी परेशानी हो रही है। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा कि जो दवाइयाँ अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी वो दवाइयाँ उनको दी गई है रोमाना। कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है उन दवाइयों की, प्लस उनकी एक मेडिकल टीम पूरी तरह से निगरानी रखे हुए उन पे जांच कर रही है। तीसरी चीज़ ये कि तिहाड़ जेल ने कहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक अरविंद केजरीवाल को उनमें नज़र नहीं आ रही है, उनके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं। ये भी आतिशी से पूछा गया कि तिहाड़ जेल तो ये कह रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, फिर आप क्यों कह रही हैं कि चीज़ें ख़राब है? तो इस पर उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल का जो प्रशासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए वहाँ पर परेशानी जो है वो इसलिए क्रिएट की जा रही हैं और इस तरीके से झूठी बातें बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी दलीलें आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है। यही दलीलें जो हैं वो संभवतः अभी हाईकोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो उस दौरान भी रखा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल से तो उससे पूछताछ करना चाहती थी, जब पूछताछ हो चुकी है रिमांड के दौरान, तो अब उन्हें जेल में रखने की जरूरत क्या है? ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित गुप्ता भी नजर बनाए हुए हैं हाईकोर्ट में, जैसे ही सुनवाई शुरू होगी अंकित का भी रुख करेंगे। फिलहाल आपका भी शुक्रिया अंकित उस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी पॉलिटिकल न्यूज उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से शिवपाल यादव, जिनके नाम का ऐलान हो गया था, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बना सकती है। तो बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव मैदान से पीछे हटे। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। सुनिए। वो अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम, तो देखिए मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी, रणनीति को रणनीति रहने दो, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो अभी जनता में तो ये है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। हाथ मलते रहेंगे सपाई, टिकट पाएंगे चाचा और भाई, यही समाजवादी पार्टी की आज असलियत बची हुई है। समाजवादी पार्टी में पहले बदायूं में शिवपाल सिंह यादव को कैंडिडेट घोषित किया, अब शिवपाल सिंह यादव वहां बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस पर विचार कर रही है। सच यह है कि समाजवादी पार्टी परिवार के आगे सोच ही नहीं पाती है। सैफई कुनबे के हर 18 वर्ष से ज्यादा आयु के लड़के को किसी न किसी राजनीतिक पद से नवाज दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता तो केवल नारे लगाने के लिए है, दरी बिछाने के लिए है, उसकी किस्मत में केवल यही लिखा है। तो ये उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज आप देख रहे थे। वहां दूसरी तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी और उसी पर यह सुनवाई हो रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जानते हैं अंकित से क्या अपडेट मिल रहा है। अंकित,
जी बिल्कुल रोमाना, इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं, तो वहीं जो ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसवी राजू वो पेश हो रहे हैं। ये दोनों वही वकील हैं जो अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, तब भी ये जो पेश हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और एसवी राजू ईडी की तरफ से। तो आज भी हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई है तो इसमें भी जो है ये दोनों वकील पेश हुए हैं। अब कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखनी शुरू की हैं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने अपनी याचिका में क्या मांग की है और क्यों अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना इस केस में जरूरी है। और वहीं जो है जो ईडी के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को बता दिया है कि जो उनको जो पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया गया था, उनका जवाब मांगा गया था, वो उन्होंने दाखिल कर दिया है और उस जवाब में साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की इस याचिका को क्यों नहीं स्वीकार किया जाए। अब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को बता रहे हैं कि इस पूरे जो केस में 5 से 7 से 8 ऐसे पॉइंट हैं जो कि जो पिछली सुनवाई के दौरान हम रखना चाह रहे थे। और पहला पॉइंट यही है कि इस पूरे मामले में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत में भी किया था और यहां पर भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहां पर ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है, यहां पर वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो जो चुनावों से पहले जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये जो मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ईडी के। और बड़ी सियासी खबर यही कि अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दी है। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल के वकील की तरफ से अभी उनका पक्ष अदालत के सामने रखा जा रहा है और इसमें मुख्य तौर पर सबसे पहले जिस बात की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जिसकी जानकारी अभी दे रहे थे अंकित गुप्ता, वो यही कि क्योंकि मौका चुनाव का है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को वो जो एक बराबरी का मौका मिलना चाहिए, चुनाव में हिस्सेदारी का एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई है इस फैसले से। और क्या दलीलें दी गई हैं अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से इस गिरफ्तारी के खिलाफ, बताइए जरा अंकित। देखिए, इस वक्त रोमाना 2 सेक्शंस का जिक्र किया जा रहा है जो कि पीएमएलए एक्ट में आते हैं। पीएमएलए एक्ट में जो एक सेक्शन है 50 और एक सेक्शन है 19। 50 ये कहता है कि अगर आपको जो है किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके खिलाफ आपके पास में कोई ऐसा जो है एविडेंस होना चाहिए, कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। और उसके अलावा जो सेक्शन 19 है उसमें भी इस तरीके की बातें कही गई हैं कि आपको जो बयान दर्ज करना चाहिए, सबूत इकट्ठा करने चाहिए और वो जब पूरा हो उसके बाद में ही आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 50 हो या 19 हो, उन दोनों का ही यहां पालन नहीं किया गया है। एक कानूनी दलील है, लेकिन बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था और ना ही उनका बयान दर्ज किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी एक जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं इस समन के बारे में कि पहला समन जारी किया गया था अक्टूबर महीने में, आखिरी समन नवा समन जारी किया गया 16 मार्च को और इस सबके बीच में उसी के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बिना उनसे पूछताछ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 1950 में इस बात का जिक्र किया गया है कि आपको आरोपी का अगर आपको गिरफ्तार करना है उससे पहले बयान दर्ज करना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल ये खुद कह रहे थे कि वो जो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बयान देने को तैयार हैं, तो उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं उनका बयान दर्ज किया गया और फिर अगर ऐसा कोई सबूत आता तो उनको गिरफ्तार करने पर जो आपत्ति नहीं होती। लेकिन उनको जब बिना बयान के उनके गिरफ्तार कर लिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील है, उनका यह कहना है कि अगर ईडी चाहती तो घर पे आकर के बयान दर्ज कर सकती थी। हालांकि यह भी बताना होगा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जितने भी सम्मन दिए हैं, अरविंद केजरीवाल बार बार जो है उन सम्मनों के ऊपर यह कहते हुए सवाल खड़े कर रहे थे टाइमिंग के ऊपर, और दूसरा ये कि वो व्यस्त हैं। फिर कभी जो चुनाव प्रचार में, कभी जो है जो सेशन चल रहा था वहां पर, यानी कि विधानसभा के सत्र में, और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि वो वीसी से जुड़ सकते हैं। इस तरीके की लगातार बातें हुई थी, लेकिन उन्होंने जांच में सीधे तौर पर जो है शामिल या पूछताछ के लिए सहयोग करने की बात उन्होंने जरूर कही थी, लेकिन कब वो हाजिर होंगे ये नहीं बताया था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जांच एजेंसी चाहती तो घर पे आकर के बयान दर्ज कर सकती थी। और इसके साथ ही मैं रोमाना यहां पर यह भी दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये वो दलीलें हैं जो निचली अदालत में भी दी गई थी। जब अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में पेश किया गया था तो उस दौरान भी अभिषेक मनु सिंघवी ने इन बातों का जिक्र किया था और उस दौरान निचली अदालत के सामने जो ईडी के वकील थे उन्होंने बताया था कि जो पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 19 है और सेक्शन 50 है उसका कैसे पालन किया गया है और उसके बाद में ये गिरफ्तारी हुई है। तो उसी पर जो है ये पूरी दलीलें चल रही हैं। और अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक नई दलील सामने आई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उनका ये कहना है कि मुझे प्रश्न नहीं सौंपे गए, मुझसे जवाब नहीं
लिया गया। जिस तरह गिरफ्तारी वाले दिन वो मेरे घर पर आए, उसी तरह आकर अगर पहले सवाल सौंप देते तो मैं जवाब दे देता, वो मेरा बयान ले सकते थे। तो अब बताने की ये कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल तो जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनसे जो पूछताछ उस तरह से की ही नहीं गई, और बिना बयान लिए, बिना पूछताछ के आप गिरफ्तार सीधे कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ अंकित पहुंचेंगे आपके पास।